हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक ऐसी सूचना जानने के लिए जिसकी इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। उम्मीद थी कि दुनिया के देश एक दिन यूएन को याद दिलाएंगे कि आपका जन्म किस लिए हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय शांति में आपका क्या योगदान था। फाइनली आज वो दिन आ गया है जब यूनाइटेड नेशन जाग उठा है और अमेरिका पीछे हटने को मजबूर हुआ। किसी प्रकार के बिना वीटो लगाए इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम करवाने का प्रस्ताव पास करा दिया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर काउंसिल माना जाता है, जिसके अंदर 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट सदस्य हैं, 15 सदस्यीय यह काउंसिल फाइनली यह करवाने में कामयाब हुई। और इस काउंसिल के परिणाम स्वरूप संभवतया इजराइल और हमास के बीच में अक्टूबर 7 से चला आ रहा यह संघर्ष अब जाकर विराम हो ही जाएगा। क्योंकि अगर यूएन की बात इजराइल नहीं मानता है तो दुनिया के देश यूएन के माध्यम से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकते हैं। तो क्या हुआ है, कितनी बड़ी यह न्यूज है, आज के सेशन में समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। साथियों, आपको यह तो याद होगा कि इजराइल और हमास के बीच में हुए संघर्ष की कीमत बहुत से मासूम बच्चों ने चुकाई है। बहुत से ऐसे लोग जो कि इस पूरे की पूरे कन्फ्लिक्ट में किसी भी प्रकार से रेस्पॉन्सिबल नहीं थे, उन्होंने भी विभत्स तरीके से अपने आप को जान गंवाते देखा है। फिर चाहे हमास के हमले में मारे गए इजरायली हों या इजराइल के रिटेलिएशन में मारे गए गाजा पट्टी के लोग हों, युद्ध को 171 दिन बीत चुके हैं और यह युद्ध लगातार चला 7 अक्टूबर से आ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से चले आ रहे इस युद्ध को बीच में एक बार और रोका गया था, जब 5 दिन के लिए इजराइल और हमास तैयार हुए थे कि हम एक दूसरे के युद्ध बंदियों को, या फिर इजराइल कहेगा मतलब दोनों एक दूसरे के बंधकों को एक दूसरे के पास भेज रहे थे, लेकिन वो केवल 5 दिन ही चल पाया था। फाइनली आज जाकर के जो स्थिति बनी है, वो दुनिया ने इनके बीच में युद्ध को खत्म कराने की कस्में खाई हैं। अब तक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो जानकारी है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस संघर्ष में लगभग 32,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। अगर इंडिपेंडेंटली यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट मॉनिटर के आंकड़ों को सच माने तो लगभग 79,000 लोग अभी तक इस हमले में घायल हो चुके हैं गाजा के, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं इजराइल के, 36,000 लोग गाजा के मारे जा चुके हैं, 695 लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं। इन मारे जाने वालों में बच्चों के मरने की जो संख्या है वो लगभग 15,000 है गाजा के और 30 है इजराइल के। यानी कुल मिलाकर के इस पूरी स्थिति ने दुनिया को झकझोरा है। इसी कारण से यह सुर्खी बहुत बड़ी सुर्खी काउंट की जाती है कि इजराइल वॉर ऑन गाजा लाइव, वर्ल्ड वेलकम यूएन सीज फायर रेजोल्यूशन, इजराइल हमास वॉर, इजराइल कैंसल हाई लेवल मीटिंग इन वॉशिंगटन। परिणाम यह निकला कि अमेरिका से नाराज होकर इजराइल ने अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। पूरा मामला विस्तार विषय के साथ समझाएंगे। अभी फिलहाल के लिए यूनाइटेड नेशन चलते हैं, चर्चा करते हैं क्या हुआ। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के प्रतिनिधि जो आपको हाथ उठाते हुए दिख रही हैं, इनका तर्क है कि हम वोटिंग से एब्सटेन करते हैं। पूरा मामला समझते हैं। आप तो ये जानते ही हैं कि इजराइल पर पूरे समय जिसका हाथ है वो अमेरिका है। इजराइल अगर हमास के साथ कोई भी कार्रवाई कर रहा है तो उसमें अमेरिका पूरे टाइम साथ बना रहा कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है इसलिए हम साथ साथ खड़े हैं। लेकिन मुसीबत क्या हुई, बाइडेन इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं। चुनाव के दौरान बाइडेन को अपने ही देश में इस बात की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है कि वो खुद मतलब लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। क्योंकि इस समय इजराइल जो गाजा पट्टी पर कर रहा है, रमजान के पवित्र महीने में जिस प्रकार से लोगों को भूख से तड़पा तड़पा कर मार रहा है, यह गलत है। तो पब्लिक सेंटिमेंट अमेरिका में बाइडेन के खिलाफ साउंड हो रहा था। लंबे समय से बाइडेन प्रयास कर रहे थे इजराइल को समझाने की। बाइडेन ने इवन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी एक बार नेतन्याहू को धमकाते हुए कहा था कि भाई इसे बंद करो, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार ही नहीं थे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यह खबर रात को आई थी,
रात को 12:25 पर ही हमने आपको अपने ट्विटर पर हैंडल पर आपको यह न्यूज आते ही साझा कर दी थी। तो आप में से जो भी साथी हमें ट्वीट पर फॉलो कर रहे हैं वो तो सुर्खी से पहले ही अपडेट हो गए होंगे, बाकी लोग भी हमें इस वेरीफाइड अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। साथियों, हमने यह भी बताया था कि अमेरिका इजरायलियों को क्यों पसंद करता है, इजराइल के लिए अमेरिका की ऐसी मजबूरी क्या है। इस पर भी हमने एक ऑलरेडी सेशन बना रखा है, आप समय निकालकर उसे देख सकते हैं। बाइडेन ने नेतन्याहू को तमाम प्रयास किए समझाने की कि भैया देखो मान जाओ, इसको रोक दो, इसके चलते मेरे इलेक्शन में बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग मान रहे हैं कि बाइडेन की सत्ता रिपीट नहीं करेगी, ट्रंप वापस से जीतकर राष्ट्रपति बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जब नेतन्याहू ने बाइडेन की नहीं मानी तो बाइडेन ने, जो कि किसी का सगा नहीं है, अमेरिका वो देश जो कि अपने हितों की जब बात आती है तो सबका साथ छोड़ देता है, और वही किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के इस प्रस्ताव को पास होने दिया। अब थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वर्तमान के अंदर अध्यक्ष की भूमिका में जापान बैठा हुआ है। साथियों, यहां पर 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाए, अगर कोई स्थायी सदस्य अपने द्वारा इनकार कर दे कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप इसे पास करें, तो वह प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है, जिसे वीटो करना कहते हैं। इन 15 सदस्यीय काउंसिल में वीटो जनरली अमेरिका करता था। जब भी कोई इजराइल के खिलाफ या सीज फायर के लिए प्रस्ताव आता था, अमेरिका हाथ खड़ा करके कह देता था कि मैं नहीं हूं इस प्रस्ताव के पक्ष में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक के द्वारा भी वीटो करने पर प्रस्ताव पारित होने से रह जाता है। परिणाम भी यही निकला। इन 5 देशों में से एक देश अमेरिका ने इस बार वीटो ना करके वोटिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब यह हुआ कि इजराइल के हम बुरे भी नहीं बने, और हम इस वोटिंग से, ये शायद इंडिया से सीखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक है। इंडिया बहुत बार जब किसी विषय पर अपनी राय रही नहीं रखना चाहता तो वो वहां पर वोट देने से इनकार कर देता है कि ना मैं लेफ्ट में हूं ना मैं राइट में हूं, मैं हूं ही नहीं इस विचारधारा में। तो अमेरिका ने कहा कि ना तो मैं लेफ्ट में ना राइट में, यानी ना तो मैं सीज फायर के पक्ष में हूं और ना ही उसके उल्लंघन के पक्ष में हूं। तो बोले मैं वोट ही नहीं दूंगा, और यही परिणाम निकला कि 15 देशों में से अमेरिका एब्सटेन कर गया। तो इस बात से किसे फायदा हुआ? निश्चित ही इससे सीज फायर हुआ, निश्चित ही उन्हें फायदा हुआ जो युद्ध से पीड़ित थे। इससे किसे नुकसान हुआ? इजराइल को, क्योंकि इजराइल इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता है। वो पहले ही कह चुका है जब तक हमास उसके बंधकों को रिहा नहीं कर देता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी स्थिति में बंधकों की रिहाई एक बड़ा मसला है। इजराइल साफ इनकार करके चुका था कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अमेरिका का कहां फंसा पेच? अमेरिका ने कहा कि अगर मैं यहां पर वोट में साथ चला जाता हूं सीज फायर के, तो बहुत सारे यहूदी और इजराइल नाराज हो जाएंगे, इजरायली लोग नाराज हो जाएंगे कि देखो अमेरिका हमारा साथ छोड़ दिया। और इजराइल के खिलाफ चला जाता हूं, अगर इजराइल के पक्ष में चला जाता हूं तो मेरी वोट बैंक बिगड़ जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि बाइडेन जो है वो युद्ध करवाए हुए हैं तो वो बिगड़ जाएगी। तो बोले अच्छा है, दोनों के बीच में से कहीं ना रहते हुए साइड में हो जाओ। इनका साइड में हो जाना ही इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए पर्याप्त था। परिणाम भी यही निकला कि प्रस्ताव पारित हो गया है। ठीक है साहब, प्रस्ताव पास हो गया, पारित हो गया, सब काम हो गया। आप यहां पर इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग इज 14 वोट्स इन फेवर, 0 वोट इन अगेंस्ट एंड 1 एब्सटेंशन, यानी कि एक व्यक्ति जिसने वोट नहीं दिया। जैसे ही ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास हुआ, यहां तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत किया गया। रेजोल्यूशन का नंबर 2728 था। यह प्रस्ताव 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के द्वारा लाया गया था कि इनके बीच में इस चीज को रोका जाए। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब बड़ा सवाल यह बना कि ये लोगों सवाल अमेरिका से बनना था। लोग पूछने ही वाले थे अमेरिका से इस प्रश्न को कि सर क्या बात है, आपको नहीं लगता कि आपकी पॉलिसी के अंदर शिफ्टिंग हो गई है, यानी कि आपने अपनी नीति बदल दी है? आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि इजराइल को आप आधे रास्ते में छोड़ करके पीछे निकल लिए? तो अमेरिका ने कहा नहीं, हमारी पॉलिसी में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, इट इज नॉट इन शिफ्ट इन अवर पॉलिसी। तो बोले फिर क्या है? बोले हम तो इस बात से खुश हैं कि हॉस्टेज वापस आएंगे और हम इजराइल के साथ हैं। हम तो इसलिए वोट नहीं देने गए
क्योंकि यहां पर हमास को क्रिटिसाइज नहीं किया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं अमेरिका के कई प्रतिनिधियों ने अमेरिका के खिलाफ वक्तव्य दिए हैं अमेरिका में कि आप लोगों को नहीं दिखा कि हमास आतंकी संगठन है, आपने सीज फायर कैसे हो जाने दिया। ठीक है, तो अमेरिका की तरफ से ये जो आप देख रहे हैं यहां पर यूएनएससी में कुछ इस प्रकार से हाथ उठा करके वोटिंग होती है। अमेरिका इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और अल्टीमेटली ये जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं ये अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका की प्रतिनिधि हैं और इन्होंने अपने द्वारा यही बात कहते हुए कहा कि हमास को क्रिटिसाइज करना चाहिए था। चूंकि यूएनएससी ने किसी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अंदर हमास के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए हम वोट, ये दुनिया वाले सब जानते हैं। अमेरिका अगर चाहता तो वीटो कर देता, अल्टीमेटली उसने वीटो ना करके इसे प्रस्ताव को पास होने दिया। एक प्रकार से इजराइल के ऊपर उसने अब एक मोरल प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि वो दुनिया की बात माने और इजराइल को इस तरह से बीच में ले जाके खड़ा कर दिया है कि दुनिया वाले तुम्हारे खिलाफ हैं। यदि तुमने अभी भी सीज फायर नहीं किया, युद्ध विराम नहीं किया, तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर यूनाइटेड नेशंस कोई प्रतिबंध लगा दे। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा इस बारे में बात कहते हुए दिखाया गया है। इससे पहले क्या कभी यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में नहीं आया? क्या आया है, 3 बार प्रस्ताव आ चुका है। 2023 में माल्टा के द्वारा, 2023 के अंदर दिसंबर में यूएई के द्वारा और 2024 के अंदर एक देश है अल्जीरिया, उसके द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यह प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन हर बार अमेरिका ने वीटो करके इनके बीच में युद्ध विराम नहीं होने दिया। लेकिन जब जाकर अमेरिका की खुद की फंस गई कि यार अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि चुनाव आ गए हैं, लोग वोट नहीं देंगे, अमेरिका का क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो बोले ठीक है खुद हट जाओ और इसका वीटो को हो जाने दो, इसको वो हो जाने दो, सीज फायर का वायलेशन, मतलब सीज फायर की घोषणा हो जाने दो। तो ये 10 देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनके द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है। और जो 10 प्रस्ताव, जो 10 के अंदर अलावा जो 5 बचे हुए परमानेंट मेंबर हैं उनमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस है। मजेदार बात यह है कि वो यूके जो इजराइल के साथ खड़ा था कि हम आपके साथ हैं इस युद्ध में, उसने भी युद्ध विराम के लिए वोट किया है। फ्रांस जो साथ खड़ा था इजराइल के, उसने भी युद्ध विराम के लिए वोट किया है कि नहीं अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए। ये सब कुछ किया धरा अमेरिका का ही है। अपने लोगों को भेज करके वोटिंग करवा दी, खुद पीछे हट गया और कहा कि हां बेटा तुम सब सही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो लोग यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनमें से जिनके द्वारा यह लाया गया है, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, सियरा लियोन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान, गुएना, इक्वाडोर और अल्जीरिया, इनमें से अधिकांश देश अमेरिका समर्थक हैं। उनके द्वारा जो लाया गया प्रस्ताव है वही पास हो गया है। अल्टीमेटली इजराइल के खिलाफ अमेरिका की नीति जग जाहिर हो गई है कि अमेरिका इजराइल के इस मुद्दे पर इस एक्सट्रीम एंड तक उसके साथ नहीं रह सकता है। 3 मेजर डिमांड रखी गई हैं कि युद्ध विराम किया जाए और जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें बंधक बना दिया गया है, उन्हें रिटर्न कर दिया जाए और अल्टीमेटली एड को, यानी कि जो सहायता है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भूख से पीड़ित लोगों को भेजी जाती है, उसे गाजा में जाने दिया जाए। चाइना ने कहा है ठीक है लेकिन मतलब बहुत लेट हुआ है। एंटोनियो गुटेरस जो यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि अब यह लड़ाई रुक जानी चाहिए, जो बंधक हैं उन्हें रिहा हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अब हमको बहुत बड़ी पिक्चर नजर आती है, अल्टीमेटली इजराइल पैलेस्टाइन वॉर का 2 स्टेट सॉल्यूशन ही है, यानी 2 स्टेट यानी 2 देश बनकर के ये रहें, इकलौता यही एक मतलब हमें वो नजर आता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जस्ट अप्रूव्ड ए लॉन्ग अवेटेड रेजोल्यूशन ऑन गाजा डिमांडिंग एन इमीडिएट सीज फायर, द इमीडिएट एंड अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज, एंटोनियो गुटेरस लिख दिए। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस ने यूएनआरडब्ल्यूए, जो कि यहां के जो फिलिस्तीन के मारे गए लोग हैं या फिर उनके जो मृतक आश्रित हैं या जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनके प्रति उम्मीद जाहिर की है कि यूएनआरडब्ल्यूए दोबारा से जाकर के अब गाजा में लोगों की मदद करेगी। ये वही यूएनआरडब्ल्यूए है जिसके ऊपर इजराइल ने आरोप लगाया था आज से 1 महीने पहले कि यह गाजा के अंदर लोगों की मदद कर रही है इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए, जिसके चलते अमेरिका ने फंडिंग रोक दी थी। हमने इस पर सेशन किया था। अब वही यूएनआरडब्ल्यूए दोबारा से काम करने लगेगी, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इजराइल का डिसीजन टू ब्लॉक यूएनआरडब्ल्यूए फूड कॉन्वॉय फ्रॉम डिलीवरिंग एड इन नदर्न गाजा ओनली
पुश डेस्परेट पीपल दे आर क्लोजर टू famine। ऐसी स्थिति में हम यहां पर अब इस बारे में मांग करते हैं कि अब इट मस्ट बी रिवोक। अब यूएनआरडब्ल्यूए को काम करने से जो इजराइल ने रोका हुआ था, जो लोगों को ले जाकर भोजन खिला रही थी, हॉस्पिटल्स तक ले जा रही थी, शिक्षा की व्यवस्थाएं दे रही थी, उनके ऊपर लगा प्रतिबंध हटना चाहिए। इजराइल को यूएनआरडब्ल्यूए के लोगों को काम करने देना चाहिए। यह जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए कि उन्होंने ही हमला कराया था। इस पर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से खुशी जताई है, लेकिन इजराइल इस बात से सख्त नाराज है। इजराइल ने कहा है कि हमास का इस पूरी घटना के अंदर किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, यह बहुत डिसग्रेसफुल है, यानी कि बहुत अशोभनीय है। और ऐसा करते हुए इजराइल इस बात को समझ गया कि यह अमेरिका की चालबाजी है, इसलिए इजराइल ने अमेरिका जाने की यात्रा रद्द कर दी है। साथियों, इनका एक डेलीगेशन अमेरिका मिलने जाने वाला था, इनके इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में। उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे अमेरिका से मिलने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इजरायली विदेश मंत्री ने बयान दे दिया है कि हम फायरिंग तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हम हमास को तबाह नहीं कर देते, और साथ में जब तक हमारा हर एक बंधक नहीं छूट जाता, हम तब तक नहीं मानेंगे। इसका मतलब अब यह हो गया है कि इजराइल दुनिया के भी द्वारा दिए गए संदेश को मानने से साफा इनकार कर चुका है कि नहीं, या तो हमारे बंधकों को पूरी तरह रिहा करवाइए। हालांकि इस सीज फायर की कंडीशंस में हॉस्टेजेस का छुड़वाना शामिल है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का कहना है कि हमास के खात्मे तक और बंधकों की रिहाई तक वो इस युद्ध को नहीं रोकेगा। और ऐसी स्थिति में इनकी बात को, यानी यूनाइटेड नेशंस की बात को, इजराइल ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या यूएन के द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव कोई काम करेगा भी? क्या इजराइल मानेगा? दुनिया का एक तरफ सारा देश अगर यूएन की तरफ से इस बात पर प्रेशर डला रहे हैं तो इजराइल मानता है अथवा नहीं, ये आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। लगभग हमारे 45% ऑडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ होली के विशेष अवसर पर आप सभी ने बहुत अच्छे से खूबसूरत अंदाज में होली का उत्सव मनाया होगा। आप सबके लिए रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच में हमारे द्वारा एक बेहतरीन ऑफर लाया गया है। 1 वर्ष की वैधता के साथ 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3000 के स्थान पर आपको 2100 रुपए तक दिए जा रहे हैं। यह अवसर मार्च के अंतिम दिन यानी कि आज से अगले 5 दिन तक और उपलब्ध रहेगा। होली के अवसर पर हम यह ऑफर लाए थे। 7 दिन के लिए आपके लिए यह ऑफर ओपन था। लास्ट बार ऑफर 16 फरवरी को आया था जब हमने आपको यह बैच ओपन दिया था। अब फिर से हम इस बैच को ओपन कर रहे हैं। जिन्हें भी मुझसे इन 4 सब्जेक्टों में अपना फाउंडेशन मजबूत करा के पढ़ना है, जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। करना क्या होगा, अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अपने मोबाइल नंबर जिस पर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उससे अपने आप को एंटर करिए। आपको व्हाट्सएप पर एक लिंक प्राप्त होगा, उस लिंक को ओपन करिए, पेमेंट करिए। पेमेंट की डिटेल के साथ जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, एप्लीकेशन पर पेमेंट नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू जो आपके पास लिंक आएगा उसके थ्रू पेमेंट हो रहा है। आप वहां से जैसे ही एक्सेस कर लेंगे, आपको हमारे एप्लीकेशन पर क्लासेस देखना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।